बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ये लेक्चर है। इससे पहले जो हमने डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं देवर एरे एंड लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट शामिल है। और हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट पे सिंगल लिंक लिस्ट की भी सर्कुलर शेप को डिस्कस किया था और डबल लिंक लिस्ट की भी सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो 3 मेजर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन थे, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग, वो भी हमने एरे और लिंक लिस्ट की तीनों फॉर्म्स पे हमने उनको परफॉर्म करके देखा था और टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर किया था कि किस तरह हम इंसर्शन और डिलीशन जो है वो मिडल से, बिगिनिंग से या एंड से करते हैं और किस तरीके से टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी करती है। सो दिस इज़ द थर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब यही है कि इसको भी हम एरे और लिंक लिस्ट की तरह अगर इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम एक लाइन में इसको कर सकते हैं। सो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड स्टैक। और इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एरे और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर भी हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन या डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिथम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एरे और लिंक लिस्ट जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर होने के अलावा इम्प्लीमेंटेशन टूल्स भी हैं अदर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के। इसका मतलब ये है कि अब जो हम स्टैक से ऑनवर्ड जितने डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन एरे से भी कर सकेंगे और हम लिंक लिस्ट से भी कर सकेंगे। जिस तरह हम स्टैक को एरे से भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। So a stack is a list of elements in which an element can be inserted or deleted only at one end। यानी स्टैक जो है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक एंड से क्लोज होगा और एक ही एंड आपको ओपन होगा, जिससे आप इंसर्शन भी करेंगे और जिससे आप डिलीशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे और इसके अलावा आप ट्रावर्सिंग भी उसी एंड से करेंगे। तो स्टैक इज अ स्ट्रक्चर जो कि आपका सिर्फ वन एंड आपको अलाउ करेगा कि आप उसी एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें भी आप मिडल से फिर नहीं कर सकते, यानी एक ही एंड है जिधर से आप इंसर्शन और डिलीशन और ट्रावर्सिंग करेंगे। और उस एंड को क्या कहते हैं? द एंड इज रेफर टू एज द टॉप ऑफ स्टैक, और उसको हम स्टैक का टॉप कहेंगे। ठीक है। सो एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द स्टैक इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ दैट इन विच दे वर इंसर्टेड इनटू द स्टैक। इसका क्या मतलब है कि जब हम स्टैक में डेटा इंसर्ट करेंगे तो चूंकि एक ही एंड ओपन है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहला एलिमेंट जो है वो 0 लोकेशन पे है और सेकंड जो है वो 1 वाली लोकेशन पे, और इस तरह से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं और 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस पे अपना डेटा इंसर्ट कर देते हैं, तो चूंकि वही एंड ओपन है, तो जब हम उसी एंड से डिलीट करेंगे तो इसका मतलब है जो नंबर 4 लोकेशन पे एलिमेंट है वो पहले आपका जो है वो रिमूव होगा, और इस तरीके से फिर थर्ड वाला और फिर 2 और फिर 1 और लास्ट में 0 वाला जो कि आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था। इसका मतलब ये है कि हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे जिस ऑर्डर में हमने स्टैक में डेटा को इंसर्ट किया था। दिस वे अ स्टैक इज कॉल्ड अ LIFO या लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन कि जो आपने लास्ट में इंसर्ट किया था, लास्ट इन मीन कि जो आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे 0 से 4 तक यानी 5 लोकेशन का स्टैक है, तो जो आपकी 4th लोकेशन का डेटा है यानी जिसको आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था, उसको आप सबसे पहले रिमूव करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आउट, यानी लास्ट इंसर्शन जो है वो सबसे पहले आपकी आउट होगी, या आप उसको रिमूव करेंगे या ट्रावर्स। आउट से कुछ भी मुराद हो सकती है, रिमूव भी हो सकती है, ट्रावर्स भी हो सकती है, यानी प्रिंटिंग में आप कर सकते हैं या एक्सेस करने को भी आप कर सकते हैं। या फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था उसको आप सबसे पहले सबसे लास्ट में आप उसको आउट करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे या उसको प्रिंट करेंगे। सो स्पेशल टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड टू रेफर टू द 2 बेसिक ऑपरेशन एसोसिएटेड विद स्टैक। अब जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पढ़े हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग, तो इंसर्शन को यहाँ पे पुश का मेथड कहेंगे, यानी पुश ऑपरेशन इंसर्शन भी कह सकते हैं, लेकिन पुश का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया कि जब जहाँ जहाँ बुक्स में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है या किसी भी जगह पे, तो उसमें जो इंसर्शन वाला ऑपरेशन है उस फंक्शन को या उस मेथड को पुश का नाम दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी पुश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द टर्म यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक एंड सिमिलरली पॉप इज द टर्म यूज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो बेसिकली हम वही इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इंसर्शन को हम पुश का जो है पुश की टर्म इस्तेमाल करेंगे और डिलीशन के लिए हम पॉप की टर्म
इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ट्रैवर्सिंग के लिए हम डिस्प्ले कवर्ड यूज़ करेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि आपने 6 एलिमेंट जो है, से फॉलोइंग 6 एलिमेंट्स आर पुश्ड इन ऑर्डर ऑन टू एन एम्प्टी स्टैक। आपने अभी आपका एक स्टैक है जो कि एम्प्टी है, और उसमें आप ये 6 एलिमेंट्स जो है या 6 ये जो फिगर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, ये डेटा आप जो है, यानी ट्रिपल ए एक डेटा है, ट्रिपल बी सेकेंड डेटा है, ट्रिपल सी थर्ड डेटा है, ट्रिपल डी फोर्थ डेटा है, ये फिफ्थ और ये सिक्स है। तो इसको आप एक एम्प्टी स्टैक में इंसर्ट किस तरीके से करेंगे, यानी हम इंसर्शन का अभी, यानी पुश का ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये आपको नज़र आया कि इनिशियली आपका अगर स्टैक एम्प्टी है, और ये नज़र आ रहा है कि ये 1 से लेके 15 यानी 15 लोकेशन का स्टैक है, यानी इसमें 15 एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसमें आप अपना डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये कंडक्टिव लोकेशन है, तो और ये एरे की फॉर्म में बना हुआ है, तो इसलिए ये इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन है स्टैक की। ठीक हो गया। टॉप इज इक्वल टू नल का मतलब यह है कि वो जो उसका जो एंड अवेलेबल है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको टॉप, असल में टॉप जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करेंगे वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसका कौन सा एंड ओपन है, टॉप एंड ओपन है ना, टॉप एक्चुअली दिस इज टॉप ऑफ द स्टैक, इसको हम टॉप कहते हैं। तो चूंकि ये सारा एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो है वो टॉप नल है, नल, या अगर हम एरे की रिप्रेजेंटेशन में कहना जाए तो -1 कहेंगे, नल अगर लिंक लिस्ट की हो तो फिर हम नल कहेंगे, ठीक है। तो नल है या -1 है, तो आप ये देख रहे हैं कि जब ये एम्प्टी है, तो जब आपने पहला डेटा डाला है ट्रिपल ए, तो वो आप यूँ समझे कि आपने यहाँ से उसको इंसर्ट किया टॉप से, तो वो सबसे जो पहली अवेलेबल लोकेशन है वहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो टॉप है वो -1 या नल से आप उसको इस लोकेशन पे ले आएंगे। और इस तरीके से जब सेकंड एलिमेंट होगा, तो आप समझे ये एंड आपका ओपन है। ये एंड क्यों ओपन नहीं है, क्योंकि अगर ये ओपन होता तो फिर आप, इसका मतलब है ये ऊपर चला जाता ट्रिपल ए, और ट्रिपल बी नीचे चला जाता। लेकिन ये स्टैक है, ये ओपन फ्रॉम वन एंड है, दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी जो उसका लास्ट एंड होता है। तो आपने जो सेकंड एलिमेंट है, आप यूँ एज्यूम करें कि आपने उसको यहाँ से इंसर्ट किया, तो वो सेकंड अवेलेबल लोकेशन पे आ जाएगा, तो आपकी टॉप की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इस तरीके से करते करते जब आप लास्ट एलिमेंट इंसर्ट कर लेंगे यहाँ से, इस टॉप वाली साइड से, तो आपका टॉप जो है वो फाइनली किस पे इनिशियलाइज होगा, 6 पे। हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम एरे को बाय डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन अगर हम 1 से करें तो फिर ये आपकी टॉप की वैल्यू जो है वो 6 है। तो हमने क्या ये देखा कि स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसका सिर्फ एक एंड ओपन है जिसको टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं, और वहाँ से हम डेटा जब इंसर्ट करने के लिए भेजते हैं, तो वह दरमियान में किसी भी जगह जाने के बजाय जो उसकी अवेलेबल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अवेलेबल साथ कंसेक्टिवली वो पढ़ता चला जाता है, और इस तरीके से आपका टॉप जो है वो भी अपडेट होता है। तो टॉप इज द इंडेक्स फॉर द स्टैक, जो कि बताता है कि आपका जो स्टैक एंड हो रहा है या जो लास्ट डेटा है वो आपका किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त आपकी टॉप की वैल्यू 6 है, और आपके पास जो डेटा इंसर्ट है वो FFF यानी जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टैक में 6 एलिमेंट जो है वो पुश कर दिए हैं या इंसर्ट कर दिए हैं। सो मेंटेनिंग स्टैक इन मेमोरी, यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टैक को एरे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेमोरी में, रैम में, यानी कि आप उसकी कोडिंग जो है वो स्टैक की एरे के जरिए भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम इसको सिंगल लिंक लिस्ट से करेंगे, मगर अगर हम उसको सर्कुलर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे जो है वो एरे के रिप्रेजेंटेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और एरे के रिप्रेजेंटेशन में डेफिनेटली हमें एक लीनियर एरे डिस्कस करना पड़ेगा, और लीनियर एरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो हमने स्टैक के नाम से एक एरे जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे। हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम फिलहाल उस एरे का नाम स्टैक रख रहे हैं। और एक पॉइंटर वेरिएबल टॉप हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेसिकली दिस पॉइंटर वेरिएबल इज नॉट लाइक अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस, ये एक वेरिएबल है टॉप, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक आपको मेंशन करेगा कि करंटली आपका जो लेटेस्ट एलिमेंट जो आपने स्टैक में इंसर्ट किया था वो किस लोकेशन पे किया था, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था इस डायग्राम में कि आपका स्टैक जो है फाइनली किस पे था, टॉप की वैल्यू स्टैक में किस पे थी, 6 पे थी, क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो FFF इंसर्ट हुआ था, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास एक वेरिएबल मैक्सिमम स्टैक होना चाहिए, जिसको हम समटाइम टोटल लेंथ ऑफ द, जैसे एरे हम करते हैं एन जिसको हम कहते हैं, तो मैक्स स्टैक के नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विच गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी हेल्ड बाय द स्टैक। यानी इसका मतलब शॉर्टली ये है कि जितनी लोकेशन का आप एरे डिक्लेयर करेंगे डेफिनेटली वही आपका जो है वो मैक्सिमम स्टैक होगा। तो जब हम इंसर्ट करें
होंगे तो हम हर दफ़ा चेक करेंगे कि आपका टॉप जो है कहीं मैक्सिमम स्टैक तक तो नहीं पहुंच गया। अगर वो पहुंच गया तो इसका मतलब है स्टैक फुल हो गया और हम मज़ीद डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। So the condition top is equal to 0 और top is equal to null will indicate that the stack is empty। अभी मैंने आपको बताया पिछले एग्जांपल में, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त आपका स्टैक एम्प्टी है और आपकी टॉप जो है वो नल है और ये टोटल 10 लोकेशन का आपने एरे डिक्लेयर किया है जो कि एज अ स्टैक काम करेगा। तो आपका जो मैक्स स्टैक वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 10। तो अब हम पुश का एल्गोरिथम देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि इंसर्ट करेगा आइटम को, या इंसर्शन का डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन हम स्टैक पे देख रहे हैं। तो पुश एक मेथड है जिसको हम स्टैक एरे पास कर रहे हैं, टॉप की वैल्यू पास कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टैक जो वेरिएबल था 10 वो पास कर रहे हैं और हमने क्या डेटा इंसर्ट करना है वो आइटम हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इंसर्ट का या पुश का मेथड कॉल होगा उसमें सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी वो ये होगी कि कहीं टॉप जो है वो मैक्सिमम स्टैक तक तो नहीं पहुंच गया। अगर ऐसा है तो ओवरफ्लो का एरर आएगा और यहीं से ये वापस चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली टॉप को एक वैल्यू इंक्रीज करेगा और एरे की उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे उस आइटम को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले चेक करेगा कि टॉप की वैल्यू कहीं, यानी यहाँ पे टॉप जो है अगर 10 तक पहुंच गया, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम स्टैक वेरिएबल की वैल्यू है वो 10 है, तो अगर आपका टॉप 10 तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि आपका ओवरफ्लो एरर है, स्टैक फुल हो चुका है और आप मजीद डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। अब एरे के केस में चूंकि फिक्स हो, मतलब जितनी लोकेशन आपने डिक्लेयर की होती हैं वही अवेलेबल होती हैं, जब आप इसको लिंक लिस्ट से करेंगे तो उसमें फिर आपको ओवरफ्लो का एरर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका डेटा आता जाएगा आप लिंक लिस्ट में उतना वो नोड बना के आप डेटा को इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया, ये सिर्फ आपका एरे के केस में आएगा। और अगर वो ओवरफ्लो एरर नहीं हुआ, मतलब स्टैक में जगह खाली हुई, तो सिंपली आपने टॉप वेरिएबल को बढ़ा के और वो जो इंडेक्स आ जाएगा एरे में उस इंडेक्स लोकेशन पे आपने वो आइटम इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने रिमूव कैसे करना है, या हमने उससे रिमूव भी कह सकते हैं, डिलीट भी कह सकते हैं, एक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ आपकी जो है वो पॉप में आती है। ठीक है, तो फॉलोइंग एल्गोरिथम पॉप्स और डिलीट्स द आइटम फ्रॉम द स्टैक। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कहीं टॉप नल तो नहीं है, यानी एरे में कुछ है ही नहीं, स्टैक में कुछ है ही नहीं। तो अगर वो नल होगा तो इसका मतलब है कि आपका अंडरफ्लो का एरर है, यानी उसमें डेटा है ही नहीं और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज आपने उस वक्त जो करंट टॉप पोजीशन पे डेटा होगा उसको आप निकाल लें, मतलब आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप, यानी इस पे जो भी वैल्यू होगी एरे की उस टॉप पोजीशन पे वो आप आइटम वेरिएबल में डाल देंगे और आप टॉप को फिर डिक्रीज कर देंगे। अब होगा क्या कि टॉप के डिक्रीज होने से टॉप एक लोकेशन नीचे आ जाएगा और हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने वो वाला डेटा जो है वो एज सच डिलीट कर दिया। हालांकि एरे में जो है वो डिलीट नहीं होता, आप सिर्फ टॉप की पोजीशन को, आपने वो आइटम उठा लिया वहां से, यानी पॉप कर लिया, एक्सेस कर लिया है और आपने टॉप को जो है वो एक लोकेशन नीचे कर दिया है और आपने ये एज्यूम किया है कि मैंने वो डेटा जो है वो रिमूव कर दिया। एरे में वो रिमूव तो नहीं होगा, क्योंकि एरे से आप एक डेटा को जो है वो इस तरह से कैसे, मतलब आप रिमूव कर, लेकिन आप लिंक लिस्ट में करेंगे तो फिर आप उस नोड पे आके उसको फ्री करा देंगे मेमोरी को, तो वो एक्चुअली आपका जो है वो वाला डेटा और वो उसने जो स्पेस आपकी ऑक्यूपाई की होगी उसको भी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, सो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से देखा कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन और ट्रावर्सिंग है वो एक ही एंड से है, एंड दैट एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक, और उसको हम अपडेट करते रहते हैं। इंसर्शन में हम उसको इंक्रीज करते हैं और डिलीशन या पॉप में हम उसको डिक्रीज करते हैं, और जब हमें ट्रावर्सिंग भी करनी हो तो जो सबसे हम जो लूप हमारा लगेगा वो हमारा टॉप से शुरू होके एट द एंड जाएगा, यानी हम यूँ नहीं कर सकते कि हम जीरो से जो है वो करें और टॉप, यानी कि रीसेंट वाला आपने सबसे पहले एक्सेस करना है या पॉप करना है। ठीक है, ये स्टैक की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये देखा जाए कि ये हमने एरे से इम्प्लीमेंट करना है या लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना है, तो समझने की बात ये है कि आप एक एरे ही डिक्लेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जो कोड होता है पुश का या पॉप का, उसमें आप उस एरे को स्टैक बना देते हैं। देखें, कंप्यूटर को खुद कंपाइलर को कुछ नहीं पता, अगर आपने एरे का नाम स्टैक रख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाइलर को पता चल गया कि आपका जो है वो स्टैक बन गया। आप कोडिंग इस तरह से करेंगे कि आप उस एरे या लिंक लिस्ट को एज अ स्टैक फंक्शन कराएंगे। समझ आ गई ये बात? यानी कंपाइलर को तो सिर्फ ब्रैकेट्स, यानी आप जो दो ब्रैकेट्स लगाते हैं उसको पता चलता है एरे है, या अगर आप
क्लास डिक्लेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप लिंक लिस्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ स्टैक एरे का नाम स्टैक रखने से उसको नहीं पता चलेगा, आप कोडिंग इस तरह से करेंगे कि आप उस एरे को या लिंक लिस्ट को एज अ स्टैक बिहेव करवाएंगे, ठीक है। और स्टैक की जो हम रियल लाइफ में देखें कि हमारा स्टैक कहाँ पे यूज होता है, मतलब सिंपल इस रूल को फॉलो करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने टेबल पे प्लेट्स रखी हो तो जो आपने सबसे एंड में रखी होगी वो प्लेट सबसे पहले जो है वो सर्व होगी, यानी आउट होगी। और इस तरीके से जो आपने सबसे पहले रखी होगी वो सबसे एंड में होगी। तो ये एक स्टैक की, आपने बुक्स रखी हैं, पाइल ऑफ बुक्स हैं, तो जो सबसे लास्ट में बुक होगी वो आपने सबसे पहले वहां से उठाएंगे, यानी आप मिडल से कुछ नहीं कर सकते, आप बिगिनिंग से कुछ नहीं कर सकते, आपने जो कुछ भी करना है ना वो टॉप साइड से करना है, ठीक है, एक एंड से करना है। तो ये तो हमने थोड़ी सी रियल लाइफ से देख ली एग्जांपल। अब हम ये देखते हैं जैसे कि हमने एरे और लिंक लिस्ट को जब हमने डिस्कस किया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता चले कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर को आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और क्यों इसको इस तरीके से डिस्कस करें, आखिर उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एरे की एप्लीकेशन भी हमने देखी थी, लिंक लिस्ट की भी हमने एप्लीकेशन देखी थी। सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो लिंक लिस्ट की आपकी रैम के अंदर मौजूद है कि आपका डेटा जो है वो रैंडमली जब स्टोर होता है तो उसका मतलब है हर एक डॉक्यूमेंट का जो डेटा है वो बेशक जगह जगह पे पड़ा है लेकिन वो आपस में एड्रेसेस के जरिए जो है वो लिंक है। तो दैट इज बेसिकली योर सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, वट एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो इस सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो लिंक लिस्ट की आपकी रैम के अंदर डेटा स्टोरेज में मौजूद है। इसके अलावा भी अगर हम ये कहें कि चूंकि हम लिंक लिस्ट में डायरेक्ट उस एड्रेस पे जा सकते हैं अगर जाना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि रैंडमली आप जो है फॉर एग्जांपल आपने वीडियो प्ले करनी है, सॉन्ग प्ले करने हैं, तो वो जो आप एक पे चले जाएं, किसी एक उस पे पॉइंटर पे चले जाए तो आप डायरेक्ट उसके वो वीडियो या सॉन्ग जो आप लगा सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन को डिस्कस करें कि आखिर ये डेटा स्ट्रक्चर किन एप्लीकेशन में जो है वो यूज़ होता है और क्यों इनको डेटा स्ट्रक्चर कहा गया है और क्यों इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो जब हमें ये पता चल गया कि रैम जो है वो टोटली इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक एफिशिएंट चीज़ है। तो हम लिंक लिस्ट को एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके जो हम अदर एप्लीकेशन अपनी बनाएं, जैसे हमने सर्विस सिस्टम बनाना है या एडमिशन सिस्टम या कोई भी हमने एक ऐसा एप्लीकेशन खुद प्रोग्राम करना है हमने, तो हम उसमें भी लिंक लिस्ट में डेटा रखें, कीपिंग इन व्यू के डेटा ने एक वास्ट अमाउंट में चले जाना है और हम जो है वो रैम को इनएफिशिएंटली यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम जो है वो लिंक लिस्ट के जरिए जो है उस डेटा को वहाँ पे रखें, सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट में रखें ताकि हम अगले रिकॉर्ड पे भी जा सकें, पिछले पे भी जा सकें। तो इस तरीके से हमें एप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहिए हर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम स्टैक के ऊपर आते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टैक आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप फंक्शन कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मेन से एक फंक्शन कॉल किया, एक या दो या जितने भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, या एक फंक्शन या अपने अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल किया, या इस तरीके से जो मल्टीपल फंक्शन कॉल दें, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में फिर तीसरा फंक्शन कॉल होता है, फिर वो वापस वहीं आता है जहां से वो कॉल होता है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन कॉल है ये आपकी स्टैक के जरिए होती है, यानी आपका जो सबसे पहला फंक्शन कॉल होता है वो सबसे पहली लोकेशन पे स्टैक पे होता है, जैसे मेन आप कह सकते हैं। और जब उसके अंदर से कोई फंक्शन कॉल होगा तो वो अगले स्टैक के अगले एड्रेस पे, यानी वो टॉप ऑफ द स्टैक रखा है। तो जब सबसे पहले हम क्यों कहते हैं कि वो फंक्शन जब कंप्लीट होगा वो मेन में वापस आएगा तो फिर मेन एंड होगा। इसका मतलब है जो सबसे फंक्शन कॉल लास्ट में वो कॉल हुआ है वो सबसे पहले रिजॉल्व होगा, वो जब वापस आएगा उधर जहाँ से वो कॉल हुआ था फिर वो फंक्शन रिजॉल्व होगा, फिर इस तरीके से बैक एंड पे वो जाते जाएंगे और आखिर में वो मेन पे आ जाएगा। तो जो आपकी मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन कॉल है वो स्टैक के जरिए होती है। इसके अलावा जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 2 + 3 × 4 क्या रिजल्ट है, तो आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी तो वो जो इवेल्युएट होगी उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी आपके स्टैक अंदर स्टैक बनता है रैम में और वो आपका एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं जैसे क्विक सॉर्ट है, या जिस तरीके से हम उसको भी देखेंगे, बाइनरी सर्च को भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी एल्गोरिथम्स हैं जिसमें कि हमें नज़र आएगा कि ये स्टैक में जो है वो होते हैं, इसलिए कि रिकर्जन होती है जिसको भी हम जाके देखेंगे। और रिकर्जन इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन फ्रॉम विद इन द बॉडी ऑफ इटसेल्फ, यानी एक फंक्शन अपने अंदर से बार बार कॉल करता है। तो वो फंक्शन कॉल चूंकि मेंटेन ही स्टैक में होती है तो क्विक सॉर्ट जो है वो उसका जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है वो चूंकि स्टैक फंक्शन कॉल है बार बार अपने आप को करता है तो उसके अंदर आपका स्टैक यूज होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ
कुछ एल्गोरिथम जो हैं, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे एल्गोरिथम रहते हैं जो कि रिकर्जन के ऊपर बेस करते हैं, और वो चूंकि फंक्शन कॉल्ड है रिपीटेटिव, तो फिर वो स्टैक के ज़रिए जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हम अब इसकी कुछ एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं, इसके अलावा भी हैं, तो हम इस तरह से वन बाय वन एप्लीकेशन स्टैक की देखेंगे कि स्टैक क्यों एक इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपको ये नजर आ रहा है कि सेकंड वन पे था, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। रिकर्जन जो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन कॉल्ड है, उस रिकर्जन को हम इसके बाद देख लेंगे। तो जो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये वाली है फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है कंप्यूटर में, 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। फॉर एग्जांपल ये आपने अपना एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने ये इनपुट दी और उसने आपको इसका आंसर 26 दे दिया। नाउ रियल लाइफ में अगर आप खुद इसको इवेल्युएट करें तो आपके लिए तो आपको तो ये पता है कि 2 की पावर 3 से आप 8 करेंगे, और 2 रेज़ टू पावर 2 को 4 करेंगे, उससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आप एक अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो है, रैम के अंदर स्टैक यूज होके इसकी एक और एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन बनती है, जो कि आपकी इस ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंट होती है, और वो स्टैक यूज करके बनती है, जिसको हम पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कहेंगे, अभी आगे जाके देखेंगे। और फिर वो जब अब बन जाती है तो दोबारा वो स्टैक के जरिए इवेल्युएट होती है। तो 2 जगह पे स्टैक यूज होता है, और तब जाके आपको आंसर जो है वो 26 मिलता है। होता है इतने रैपिडली है, ALU इतनी जल्दी इसको करता है कि आपको एकदम से आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने की, जो कि इंटरनली होती है, तो हम खुद करेंगे कि हमें पता चले कि किस तरीके से रैम के अंदर जो है वो ALU जो है वो इसकी बनाता है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर को देखें, जो कि ये कंपाइलर है जो इसके मुताबिक जो है इसको कन्वर्ट करता है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स को, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर से। ठीक है, और एक पूरी लिस्ट टेबल ऑफ ऑपरेटर्स है, हर जगह पे मौजूद है, हर बुक में, नेट के ऊपर भी। तो उसमें जो है वो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो पता होने चाहिए, अगर आपको यहाँ मैनुअली आप खुद करना चाहें, वरना ज़ाहिर कंपाइलर को तो पता है। तो हम चूंकि सारे ऑपरेटर्स को नहीं अभी करें, हम सिर्फ चूंकि ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये होता है, तो हम कुछ मेजर जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हम सिर्फ उन ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले रेज़ टू द पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, उसका सिंबल हम ये यूज़ करेंगे रेज़ टू द पावर को। और हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रेज़ टू द पावर है तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई की है और डिवाइड की है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है। और इसी के साथ साथ मॉडुलस भी आता है, रिमाइंडर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर या मॉडुलस भी इसी में लाई करता है सेकंड प्रायोरिटी में। और जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी वो प्लस और माइनस की होती है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन ऑब्लिग, ये एंड डिवाइड नहीं है बल्कि ऑब्लिग है, तो प्लस या माइनस, यानी कि इनकी आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है इनकी लोएस्ट है। उससे ऊपर जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जैसे मैंने बताया मॉडुलस, रिमाइंडर जो देता है, जिसके आप इधर 2 डॉट परसेंटेज का जो साइन होता है, वो ये तीनों आपके सेकंड उसमें लाई करते हैं। सबसे हाई प्रायोरिटी जो है वो आपकी रेज़ टू द पावर की होती है। अगर मैं इस हिसाब से इस मैनुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैनुअली करना चाहूँ, तो आपने यही प्रायोरिटी आपको भी अप्लाई करना चाहिए, वरना जो है वो आपका आंसर गलत आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 माइनस 12 पहले कर ले, तो फिर इसका मतलब है उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो अगर हम इस प्रायोरिटी के हिसाब से करें तो ये पहले इवेल्युएट होगा 2 रेज़ टू द पावर 3 8। ठीक है, फिर 2 रेज़ टू द पावर 2 4, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। उसके बाद किसकी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो 2 टू द 4 5 4 और 20 हो गया। अब यहाँ पे बन गया 8 प्लस 20। ठीक हो गया, 8 प्लस 20 आपका कितना होगा, 28, और 28 माइनस 2 6 टू द 12 होगा ना, तो 28 माइनस 2 आपका 26 हो जाएगा। तो आपने पहले रेज़ टू द पावर करने हैं, फिर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं, और आखिर में आपने प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर 26 आएगा। यही प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर जो है, ये कंपाइलर भी जब इसकी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स बनाएगा तो वो भी इसी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाएगा, और ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको एसोसिएटिविटी कहते हैं।
अभी जब हम इसको बनाएंगे तो उस वक्त मैं आपको फिर प्रायोरिटी के साथ एसोसिएटिविटी भी बताऊंगी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके एक ही लेवल पे मोर देन वन ऑपरेटर आ जाए, जैसे आपको नजर आ रहा है कि रेस टू द पावर इधर भी है, रेस टू द पावर इधर भी है, और लेवल इनका सेम है। लेवल का क्या मतलब होता है कि जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसकी प्रायोरिटी तो हाई होती है, तो ये भी सेम लेवल के ऊपर है। तो हमें क्या पता चलेगा कि आपने पहले ये वाला रेस टू द पावर करना है या ये वाला रेस टू द पावर करना है। तो हमें एसोसिएटिविटी मालूम करनी होती है हर ऑपरेटर की, ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज पैरेंथेसिस ऑल्टर द। अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आप पैरेंथेसिस में कर देंगे, रियल लाइफ में भी जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो जो चीज़ हमारी पैरेंथेसिस के अंदर होती है, फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो प्लस और माइनस की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी प्रायोरिटी आपकी हाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी इज नॉट इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई। इसमें b और c आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगे, इसमें a और b आपस में पहले प्लस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है। सिमिलरली अगर मैं इसमें वैल्यू दे दूं तो 2 + 3 इज 5, 5 7 और 35, जबकि मैं इस तरह करूं तो आंसर क्या आता है 23। हाउ कंप्यूटर इवेल्युएट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके आपको बताएगा, ठीक है। तो रियल लाइफ में अगर हमारे पास इस तरह हो तो हम पहले इसको करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर इस तरह हुआ तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसको हम अपनी रियल लाइफ में, या जिस तरह मैंने आपको ये वाली बताई है, ये वाली, ये जो 2 रेज़ टू द पावर, ये हम इस तरह लिखते हैं, इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन, हम इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनफिक्स, इन का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। और इनसाइड का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल, ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, पोस्ट, प्री और इन किसके लिए यूज हो रहे हैं? ऑपरेटर के लिए। तो जो हम लिखते हैं उसको इनफिक्स इसलिए कहते हैं कि इन मीन इनसाइड, कि आपका जो ऑपरेटर होता है वो दो वेरिएबल या दो ऑपरेंड के दरमियान में होता है। देखें, अगर आप इसको देखें तो 2 और 3 दो ऑपरेंड्स हैं या वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान में ऑपरेटर है। 3 और 5 दो ऑपरेंड है या वेरिएबल्स हैं और इनके इनसाइड ऑपरेटर है। 5 और 2 दो वेरिएबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं और इनके मिडल में एक ऑपरेंड्स हैं या वेरिएबल्स हैं और इनके मिडल में ऑपरेटर है। 2 और 2 के मिडल में ऑपरेटर है, इनसाइड। 2 और 12 के इनसाइड ऑपरेटर है, 12 और 6 के इनसाइड ऑपरेटर है। तो इसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये जैसे a प्लस बी, सी माइनस डी, P मल्टीप्लाई बाय F, क्योंकि दो ऑपरेंड के एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर लाइज बिटवीन द ऑपरेंड आर रेफर टू एज इनफिक्स नोटेशन, ठीक है, जो हम जनरली अपने मैनुअली हम लिखते हैं। सो A प्लस बी मल्टीप्लाई C एंड A प्लस बी मल्टीप्लाई C आर डिस्टिंग्विश्ड बाय पैरेंथेसिस और बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्कस्ड अबव। यानी अगर पैरेंथेसिस की जो भी चीज़ है, हम रियल लाइफ में जो कुछ पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसको हम पहले इवेल्युएट करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इनफिक्स नोटेशन या इनफिक्स एक्सप्रेशन हम उनको कहेंगे जिसमें आपका ऑपरेटर जो है वो 2 ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड कहलाएंगे, ठीक है। ये जो A B C D वेरिएबल भी कह सकते हैं, ऑपरेंड भी कह सकते हैं। तो जब आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड के मिडल में हो तो हम ऐसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। और जब कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा स्टैक यूज करके, तो वो उसकी प्रीफिक्स, जिसको पॉलिश भी कहते हैं, और ये एक पॉलिश मैथमेटिशियन था जिसके नाम पे ये रेफर हुई है, रेफर टू द एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर इट्स 2 ऑपरेंड। अब ये देखें, A B से पहले है ऑपरेटर, C D से पहले है ऑपरेटर, P F से पहले है मल्टीप्लाई, यानी आपका ये वाला जो मिडल में था, अब आपका यही ऑपरेटर जो है पहले आ गया ऑपरेंड से। तो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्स और पॉलिश एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सिंपल इनफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड टू पॉलिश एक्सप्रेशन एज फॉलोज। किस तरीके से? जैसे अभी ये डायरेक्ट आपको मैं बता रही हूँ, फिर हम इसका पूरा एक मेथड पढ़ेंगे किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं A प्लस बी को करूँ तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, और ये वाला जो मल्टीप्लाई है ये इस ऑपरेंड से पहले, यानी ये जो है ये वाला जो है ऑपरेटर है वो इधर आ गया, और ये मल्टीप्लाई जो है इसको ऑपरेंड से पहले ही होना था तो ये इधर ही रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। और फिर जब हम इसको मजीद इसको करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ये अब प्लस से इधर पहले आ जाए। अब ये सारी कन्वर्जन हम एक प्रॉपर टेबल के तहत करेंगे। सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या पॉलिश एक्सप्रेशन वो होंगी जिसमें आप ऑपरेटर्स को ऑपरेंड से पहले ले आएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप ये देखें कि आपका जो A प्लस बी मल्टीप्लाई सी है वो हो गया आपका प्लस A मल्टीप्लाई बी सी। अब ये कह सकते हैं आप कि ये वाला मल्टीप्लाई इधर क्यों नहीं है, तो इसको जब हम एक प्रॉपर टेबल के तहत करेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि किस
क्यों जो है वो इस तरीके से आता है, क्योंकि फिर जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो जो आप मैनुअल इनफिक्स एक्सप्रेशन से निकालेंगे और जो आप इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, जैसे आप देखें a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी का ये बनता है प्रीफिक्स, डिवाइड प्लस ए बी माइनस सी डी। अब ये सी डी का जो माइनस है वो पहले आ गया, ए बी का प्लस इधर आ गया, और ये वाला जो डिवाइड था ये बिल्कुल यहाँ पहले आ गया। तो ये कैसे आया, ये हम प्रॉपरली इसको, जैसे मैंने बताया कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो हम स्टैक के जरिए इसको डिवाइड इसको बनाएंगे, मतलब ठीक है। तो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस नोटेशन इज दैट दे आर पैरेंथेसिस फ्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेशक इनफिक्स में उनके साथ पैरेंथेसिस थी, लेकिन जब ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट होंगी या पोस्टफिक्स जो हम अभी आगे आके पढ़ेंगे उसमें पैरेंथेसिस फिर नहीं होंगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड जो है, जैसे मैंने बताया पोस्टफिक्स, तो प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन कहते हैं और पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं, और ये डेफिनेटली उसके ऑपोजिट है कि इसमें आपका जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद में आएगा, ए बी प्लस सी डी माइनस पी एफ मल्टीप्लाई, और ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्टफिक्स और रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। तो लाइक प्रीफिक्स नोटेशन दे आर ऑल्सो पैरेंथेसिस फ्री। So how computer evaluates expression? Expression are represented in infix notation and use of parenthesis is very common. ये हम अपने लिए कह रहे हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। Computer may apply the operator precedence and parenthesis rule and evaluate the expression, but this process is not feasible in terms of computer timing. अगर ये हमारे तरीके से शुरू कर दे, ये इसका मतलब ये है computer may apply the operator precedence, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम पहले रेज़ टू द पावर करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर हम प्लस माइनस, तो कंप्यूटर भी अगर इस तरीके से शुरू कर दे तो ये कर तो वो सकता है, बट दिस प्रोसेस इज नॉट फिजिबल इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टाइमिंग। इसकी टाइमिंग कम्प्लेक्सिटी फिर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व पैरेंथेसिस। हम तो जल्दी कर लेते हैं ना, कंप्यूटर अगर पैरेंथेसिस की बेस के ऊपर हमारी तरह जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं, अगर उस तरीके से करना शुरू करें तो उसको बहुत ज्यादा उसको टाइम रिक्वायर्ड है और टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसकी। तो क्या करता है कंप्यूटर, इट फर्स्ट कन्वर्ट्स एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू एन इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड देन इवैल्यूएट्स इट, ठीक है। अभी यहाँ पे और प्रीफिक्स नहीं लिखा, लेकिन हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिर्फ पहले पोस्टफिक्स को देखें यानी रिवर्स पॉलिश को, जिसमें कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद आता है, तो फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द प्रोसेस। किस तरीके से होगा, इनफिक्स को हम पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर पोस्टफिक्स को हम फिर इवैल्यूएट करेंगे, यानी उसको वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों स्टेप में स्टैक यूज होगा। सो क्लियरली फॉलोइंग टू प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड। एल्गोरिथम 1 क्या करेगा, आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन को उसकी इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा, और एल्गोरिथम 2 क्या करेगा, फिर उस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करके आपको रिजल्ट देगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो अगर आप मैनुअली कर रहे थे तो 26 आ रहा था, तो अगर हम अब उसी को अगर हम कन्वर्ट करें पोस्टफिक्स में और उसका रिजल्ट निकालें तो वो भी 26 ही आना चाहिए। फॉर ईच एल्गोरिथम स्टैक इज द मेन टूल टू बी यूटिलाइज, यानी कि हमारा इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का और फिर उसका रिजल्ट निकालने का, दोनों में आपका जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो स्टैक यूज होगा। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट वाला देख लेते हैं, एल्गोरिथम 2, ठीक है। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पहले कर लेते हैं, फिर हम उसको इवैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो फॉलोइंग एल्गोरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन पी रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन, यानी आप ये यूं करें कि आपकी जो है पोस्टफिक्स बन गई है, ठीक है। अभी हमने ये कहा कि हम इसका एल्गोरिथम 2 पहले कर रहे हैं, यानी इवैल्यूएशन पहले कर रहे हैं, ठीक है, यानी बनी हुई है पोस्टफिक्स हमारे पास है। तो हम ये क्या करेंगे, हम एक ऐड अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ पी, यानी वो जो पी जो है दैट मीन आपकी पोस्टफिक्स बनी हुई है। तो जो भी आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनी होगी उसके एंड में आप एक राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे। ये एक्चुअली एक टर्मिनल साइन होता है, सेंटिनल होता है, यानी जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि पोस्टफिक्स जो है वो एंड हो गई है। ये एक मतलब सेंटिनल है, ठीक है, एंडिंग ऑफ द पोस्टफिक्स को इंडिकेट करने के लिए। तो ये लगाने के बाद हम शुरू करते हैं स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जो हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी उसको हम लेफ्ट से राइट स्कैन करेंगे इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट से राइट, एंड रिपीट स्टेप 3 एंड 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल द सेंटिनल इज अकाउंटेड। वो स्टेप 3 और 4 क्या है, अगर एक ऑपरेंड आ गया तो हम उसको स्टैक पे डालेंगे, और अगर ऑपरेटर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर अगर आ गया तो वो जो हमने स्टैक में ऑपरेंड डाले होंगे उसमें टॉप से हम 2 निकाल लेंगे, क्योंकि स्टैक जो है उसमें हम टॉप से ही आप डेटा ले सकते हैं। टॉप से 2 एलिमेंट्स निकालेंगे, क्योंकि एक ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड के दरमियान जो है वो अप्लाई होना है। तो लेट ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। तो फिर हम उस ऑपरेटर को, पहले आपका ए निकला है फिर आपका बी निकला है, देखिए पहले आपने ए लिख लिया और फिर आपका, तो आपने जो ऑपरेटर अप्लाई करना होगा वो बी और ए के दरमियान, ए और बी के दरमियान नहीं, बी और ए,
पहले आपका ए निकला फिर बी निकला, तो बी और ए के दरमियान आप ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और वो जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा आप स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी पोस्टफिक्स बनी हुई है उसके आप एंड में एक राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे, जो कि इंडिकेटर होगा कि यहाँ पे जब ये आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्टफिक्स जो है वो एंड हो गई है। और करेंगे क्या, आप पोस्टफिक्स को लेफ्ट से राइट देखते जाएंगे और ये 2 स्टेप रिपीट करेंगे कि अगर आपका ऑपरेंड आ जाता है तो उसको आप स्टैक में डालेंगे, अगर आपका ऑपरेटर आ जाता है तो आप स्टैक से 2 एलिमेंट्स निकाल के उस पर इस तरह से ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। और ये प्रोसेस आप करते रहेंगे और आपका एक स्टेप आएगा कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, यानी आपके स्टैक में जो एक वैल्यू जो आपकी बन जाएगी सारी निकाल के नहीं जाएगा ना, स्टैक एम्प्टी होगा, दैट मीन कि आपका बस एक ही वैल्यू जो आ जाएगी उसको आप दोबारा भी स्टैक में डाल सकते हैं, ना भी डालें तो इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। तो उस जगह पे जाके आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको करके देखते हैं। For example, evaluate the following postfix expression. Commas are used to separate the elements of P so that 562 are not interpreted at 562. हम अभी हम ये करने लगे हैं। सपोज ये आपकी postfix है, आपको नजर ये ऑपरेंड है 562, ये ऑपरेटर है और ये 562 के बाद में आपका ऑपरेटर आ रहा है, प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर आपके 2 ऑपरेंड हैं और ये 2 ऑपरेटर है। अब आप क्वेश्चन ये सोच सकते हैं कि 12 और 4 इधर क्यों नहीं आया, तो ये कोई इतना सिंपल रूल नहीं है कि पहले सारे ऑपरेंड लिख देने और फिर बाद में सारे ऑपरेटर लिख, ये किसी तरीके से ये जो है वो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद आते हैं, समझ आ गई, क्योंकि पैरेंथेसिस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक हो गया, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम ये पोस्टफिक्स ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि अभी हम अगले स्टेप में बनाएंगे। तो हम इवेल्युएट कैसे करता है इसको कंप्यूटर, तो अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा कि जो आपका पहले हम एक यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड में और फिर हम इसके लेफ्ट से राइट इसको स्कैन करेंगे, अगर ऑपरेंड आएगा तो उसको स्टैक में डालेंगे और अगर ऑपरेटर आएगा तो 2 स्टैक ऊपर से जो स्टैक के 2 एलिमेंट्स होंगे उसको निकालेंगे और बी और ए के दरमियान वो ऑपरेटर अप्लाई करके दोबारा स्टैक में रिजल्ट डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। चलें जी, ये आपने सारे सिंबल लिख लिए, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस, और ये वो सेंटिनल है। ठीक हो गया, और क्या स्टेप था, ऐड सेंटिनल टू पी, वो आपने ये कर दिया। अब क्या था, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड लुक फॉर ईच स्टेप एट द फॉलोइंग टेबल अंटिल दिस इज एनकाउंटर्ड, यहाँ तक जाना है। तो स्टेप क्या थे, ये आपका ऑपरेंड है, आपने स्टैक में डाल दिया, ये आपका ऑपरेंड है, ये भी आपने, अब देखें ये स्टैक है क्योंकि ये पहले डाला है, ये इसके आगे, ये टॉप है इसका, ये रिसेंट एलिमेंट है। इस तरह जो 2 होगा वो इधर आएगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक इधर है, ये लास्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड लास्ट है, ये सबसे पहला है। ठीक है, अब आपका प्लस ऑपरेटर आ गया, तो आपने ये 2 निकालने हैं टॉप ऑफ द स्टैक से, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपने बी और ए के दरमियान, तो 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा। रिजल्ट दोबारा आपने स्टैक में इंसर्ट कर दिया टॉप वाली साइड से। ठीक है, फिर आपका ऑपरेटर आ गया है, फिर आपके ये 8 निकला, 5 निकला, ये ए है, ये बी है, तो बी और ए के दरमियान 5 × 8 = 40, रिजल्ट निकाल के दोबारा आपने स्टैक में डाल दी। ठीक है, फिर आपका आया ऑपरेंड, इसको आपने स्टैक में, ये यहाँ से टॉप से, फिर आपका आ गया ऑपरेंड 4, वो आपने यहाँ पे, अब आपका जो है ऑपरेटर आ गया है, ऑपरेटर ये बी है और ये ए है, तो 12 / 4 = 3, दोबारा आपने स्टैक में डाल दी। ठीक है, और फिर आपका माइनस आ गया, तो आपने 40 - 3 = 37, तो लास्ट आपकी जो इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से वैल्यू दी है वो आपकी 37 है, जो कि आप इनफिक्स से भी अगर निकालें खुद भी तो वो भी 37 ही आनी चाहिए। तो ये हमने एल्गोरिथम 2 पहले देख लिया है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अब हम उसको कन्वर्ट करने की, जो हमने ये जो एज्यूम की है ये वाली, आखिर ये कैसे हमारी बनी है, अब हम इसका वो एल्गोरिथम 1, ठीक है, ये जो आपका एल्गोरिथम 1 था ये अब हम करने लगे हैं, कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू एन इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एवेल्युएशन हमने कर लिया, ठीक है। सो कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, लेट क्यू बी एन इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और उसको हमने कन्वर्ट करना है पी में। ठीक है, क्यू हमारी इनफिक्स, हम एज्यूम करते हैं कि इनफिक्स को हम क्यू कहते हैं। सो बिसाइड्स ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, क्यू में ऑल्सो कंटेन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। एक हमारी इनफिक्स है, हमारी जैसे हम जनरली लाइफ में लिखते हैं तो हम तो पैरेंथेसिस भी यूज करते हैं। तो फॉलोइंग एल्गोरिथम कन्वर्ट्स क्यू इनटू एन इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम वो एल्गोरिथम देख रहे हैं जो कि आपके इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। वो एल्गोरिथम क्या है,
आपने वो जो आपकी क्यू होगी इनफिक्स होगी उसके आपने लेफ्ट पे भी एक पैरेंथेसिस लगानी है और एक आपने एंड में लगानी है, एक बिगिनिंग में लगानी है, एक एंड में लगानी है, सिर्फ एंड में नहीं लगानी, एक बिगिनिंग में एक एंड में, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपने उसी तरह इनफिक्स को लेफ्ट से राइट देखना है और आपने 3 और 4 स्टेप्स रिपीट करने हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। वही वही जो है तरीका जैसे उसमें था। और वो स्टेप्स क्या है, अगर आपका ऑपरेंड आएगा तो आपने उसको, हम पोस्टफिक्स का एक कॉलम बनाएंगे, अगर आपका ऑपरेंड आएगा तो आप उसको पोस्टफिक्स में डाल देंगे। जैसे भी आपने देखा 562 ऑपरेंड थे, तो ऑपरेंड को तो आपने डायरेक्टली पोस्टफिक्स में डाल देना है। और अगर आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, अब याद रखें पैरेंथेसिस भी ऐसा हम ऑपरेटर में ही शामिल करते हैं, ठीक है। सो इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू द स्टैक। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, लेफ्ट पैरेंथेसिस ये वाली है, ठीक है। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आई यानी जहां पे आपकी पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है, अगर आपकी कोई डेटा आपका पैरेंथेसिस के अंदर जा रहा है, सबसे पहले आपकी लेफ्ट आएगी ना, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पहले आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है। तो अगर आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगी तो आप उसको स्टैक में पुश कर देंगे। और अगर आपका ऑपरेटर आया तो आप क्या करेंगे, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। अब ये देखें दोबारा, सबसे पहले आपने आपके स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिए, फिर आपने इनफिक्स को लेफ्ट से राइट स्कैन करना है और ये 2 स्टेप्स रिपीट करने हैं। अगर ऑपरेंड आ गया तो उसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स में डाल देना है, और अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गई तो उसको स्टैक में डालना है। और अगर ऑपरेटर आ गया तो आपने रिपीटेडली स्टैक से आपने पॉप करना है। और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, आपके पैरेंथेसिस पड़ी हुई है और आपके इसमें ऑपरेटर भी डालते हैं, वो भी हम आगे आगे जाके देखते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपका ऑपरेटर आ गया तो आपने स्टैक से रिपीटेडली पॉप करना है और आपने पोस्टफिक्स में जाके उसको ऐड करते रहना है, ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विच हैज द सेम और हायर प्रेसिडेंस देन दिस ऑपरेटर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि जब आप स्कैन कर रहे हैं तो अगर आपका कोई ऑपरेटर आ जाता है, ऑपरेटर में आपका रेस टू द पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस माइनस ये शामिल है। तो अगर आपका ऑपरेटर आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि वो स्टैक में आप देखते हैं और स्टैक से आप पॉप करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके आप स्टैक से पॉप करते हैं और ला के उसको पोस्टफिक्स में जहाँ आपने ऑपरेंट रखे होते हैं वहां पे आप उनको डालते चले जाते हैं। और कंडीशन क्या होती है, कौन से वालों को आप करेंगे, स्टैक से लाएंगे और पोस्टफिक्स के साथ डालेंगे, विच हैज द सेम और हायर प्रेसिडेंस देन दिस ऑपरेटर, जो कि आया है, जो आपका करंटली आपका आया है। तो आप पीछे वालों को देखेंगे जो स्टैक में पड़े हुए हैं, अगर वो जो स्टैक में पड़े हैं उनकी प्रायोरिटी उस वो जो करंटली आया है अगर उससे सेम है या हायर है तो उस सूरत में आप उनको वहां से निकाल के आगे पोस्टफिक्स के साथ अटैच कर देंगे। और अगर लो प्रायोरिटी होगी तो फिर आप उनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक हो गई ये बात। और वो जो आपका नया ऑपरेटर आया उसको आप स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स लगाने हैं। आपने लेफ्ट से राइट जो है वो इनफिक्स को स्कैन करना है। अगर आपका ऑपरेंड आ जाए तो वो तो डायरेक्टली आपने पोस्टफिक्स में डाल देना, जैसे वो 562 आपका आया था। और जब आपकी पैरेंथेसिस आनी है, अगर आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाएगी तो आप उसको स्टैक में डालेंगे। अभी राइट पैरेंथेसिस को बाद में देखते हैं। आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गई तो आपने उसको स्टैक में इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपका कोई ऑपरेटर या 1 आई 2 आई 3 जितनी भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, हम मोर देन पैरेंथेसिस में भी तो इनक्लोज करते हैं ना, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस जो भी आएगी उसको आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे। और अगर आपका कोई ऑपरेटर आ जाता है तो वो जो करंट ऑपरेटर आया है उससे आप जो स्टैक में ऑलरेडी पड़े होंगे उनको आप मैच करेंगे। अगर वो उस करंट ऑपरेटर से हायर या सेम प्रायोरिटी पे हैं तो उनको आप वहां से निकालेंगे स्टैक से और पोस्टफिक्स के साथ आगे डाल देंगे और वो जो आपका करंट होगा उसको आप स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। ठीक हो गई ये बात। ऐड पुश दिस ऑन टू स्टैक, वो जो करंट आया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप। अगर राइट पैरेंथेसिस आ गया तो आपने क्या करना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर। सिंपल है। अगर आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाती है तो वो जो उसकी जो ओपनिंग पैरेंथेसिस होगी उनके दरमियान जितने ऑपरेटर होंगे उन सबको आप जाके पोस्टफिक्स में डाल दें। यहाँ आपने प्रायोरिटी नहीं देखनी, यानी आपने ये देखना है कि अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गई है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 3 ओपनिंग थी और 1 क्लोजिंग आ गया तो ज़ाहिर है वो इनर मोस्ट की आई है ना, तो उसके अंदर जितने ऑपरेटर होंगे उनको आप उठा के आगे पोस्टफिक्स में डाल देंगे और वहां से उनको रिमूव कर देंगे स्टैक से अलॉन्ग विद द ब्रैकेट्स भी रिमूव कर देंगे। और डालेंगे किस ऑर्डर में, क्योंकि स्टैक से निकले हैं तो जो सबसे पहले निकलेगा वो पहले लिखा जाएगा, जो उसके बाद निकलेगा वो बाद में लिखा जाएगा और इस तरीके से। ठीक है। और आपने पैरेंथेसिस को भी साथ ही रिमूव कर देना, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ तो हमने किस तरह बनाना है, जो मैं शॉर्टली आपको बता रही हूँ कि आपने अगर ऑपरेंड आएगा तो उसको पोस्टफिक्स वाले कॉलम में डाल देना है। अगर आपकी पैरेंथेसिस आई लेफ्ट आई तो आपने उसको स्टैक में डालना है।
और अगर आपका ऑपरेटर आ गया तो चूंकि आप ऑपरेटर भी स्टैक में ही डालते हैं, जनरली सारे ऑपरेटर आप स्टैक में डालते हैं अलॉन्ग विद द पैरेंथेसिस। तो अगर ऑपरेटर डले हुए पैरेंथेसिस उसको डालना है स्टैक में, अगर ऑपरेटर भी आएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो भी स्टैक में ही डालने, लेकिन जो भी करंट ऑपरेटर आ रहा होगा वो जो पिछले डले होंगे स्टैक में उससे उस करंट ऑपरेटर को मैच करना है। अगर वो जो डले हुए हैं स्टैक में ऑलरेडी, अगर वो उस करंट ऑपरेटर से इक्वल या हाई प्रायोरिटी पे है तो उनको वहां से निकालना है स्टैक से और जाके आगे पोस्टफिक्स में लगा देना है, और वो जो नया आएगा उसको आपने स्टैक में डाल देना है। जो नहीं होंगे हाई प्रायोरिटी या सेम पे उनको वहीं रहने देना है, ठीक है। और जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी तो बगैर किसी रूल को फॉलो किए वो जो उसकी क्लोजिंग आ जाए तो उसके अंदर जितने भी ऑपरेटर होंगे उनको आपने निकाल के आगे पोस्टफिक्स में लगा देना है और वहां से ब्रैकेट समेत उनको स्टैक से खाली कर देना है। तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और आपकी पोस्टफिक्स जो है वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। सो कन्वर्ट, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b मल्टीप्लाई c माइनस ब्रैकेट स्टार्ट d डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर f मल्टीप्लाई g, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली स्टार्टिंग की ये क्लोजिंग है, इस वाली स्टार्टिंग की ये क्लोजिंग है, समझ आ गई ये बात। एंड पुश ऑन टू स्टैक एंड ऐड। अब ये पहला स्टेप हम करने लगे हैं कि हमने सबसे पहला क्या स्टेप करना है, एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगानी है, एक क्लोजिंग, ये हमारा हो गया। और अब हम अगले स्टेप करने लगे हैं तो हम ये टेबल देख रहे हैं जिसमें हमने ये करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं जो मैं आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एसोसिएटिविटी भी बताऊंगी, तो अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक होती है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, एक होता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि रेज टू द पावर की सबसे हाई प्रायोरिटी है, वो सबसे पहले होगा आपकी रियल लाइफ में भी और इधर भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जो आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस है रिमाइंडर, वो सेम प्रायोरिटी पे है, जो भी पहले आएगा वो तीनों की प्रायोरिटी एक है एंड दैट इज द सेकंड प्रायोरिटी। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या है, प्लस और माइनस की, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई ऑपरेटर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो वहां पे वो मेंशन होगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जनरली जाके ऑपरेटर का एक टेबल देखिएगा, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट होता है, एक इफ देन एल्स का ऑपरेटर होता है, इसके अलावा नॉट का ऑपरेटर होता है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो हर एक की प्रायोरिटी आप थोड़ी सी जाके जो है वो एक टेबल बना होता है, उसमें प्रायोरिटी भी लिखी होती है, एसोसिएटिविटी नेट पे अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रायोरिटी तो ये चीज़ होगी कि वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होते हैं। एसोसिएटिविटी ये होती है कि अगर वो सेम लेवल पे एक जैसी प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर सेम लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो फिर उसमें पहले कौन सा वाला होगा, क्योंकि उनकी वो तो सेम है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप यहीं पे आप देखें तो जो ये वाला मल्टीप्लाई है और जो ये वाला मल्टीप्लाई है ये एक ही लेवल पे है, क्योंकि ये इसी एक ब्रैकेट के अंदर है। ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई, ये दोनों एक लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों हैं तो क्या दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते, एक वक्त में एक होगा। तो जो एसोसिएटिविटी होती है वो ये बताती है कि आपने कौन सा वाला इसमें पहले करना है। तो जो रेज टू द पावर ऑपरेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे एक रेज टू द पावर यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ कर रहे हैं और प्लस माइनस यूज़ कर रहे हैं, रिमाइंडर भी कहीं से मॉडुलस भी यूज़ कर लेंगे। फिलहाल अभी हम कोई ऑपरेटर और यूज़ नहीं करें, लेकिन अगर करेंगे तो द रूल इज सेम, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे चूंकि हम जो यूज़ करें हम उनके हवाले से देखते हैं। तो जो रेज टू द पावर होता है इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, यानी इधर से सॉल्व होता है। इसका मतलब है कि अगर रेज टू द पावर एक से ज्यादा रेज टू द पावर एक लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हों तो जो राइट साइड से पहले आएगा वो पहले आपने करना है और फिर आपने इस तरफ को मूव करना है, राइट से लेफ्ट जाना है। और जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस होते हैं वो लेफ्ट से राइट, यानी अगर आप इधर से आए तो ये वाला मल्टीप्लाई पहले होगा फिर ये वाला होगा। समझ आ गई ये बात। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, प्लस और माइनस की भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो रेज टू द पावर है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, राइट से पहले होता है। तो उधर से पता चलता है कि प्रायोरिटी क्या मतलब, जैसे कहते हैं ना सेम और हायर, जैसे अभी मैंने पीछे एल्गोरिथम में आपको बताया, ये जो कह रहे हैं ना सेम और हायर प्रेसिडेंस, तो इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आपकी प्रायोरिटी वाली पे और एसोसिएटिविटी दोनों को मिला के आपने प्रायोरिटी करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा टेबल बना हुआ है, आपके सारे सिंबल इनफिक्स के लिख दिए हैं। ये ए प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट आई थी, फिर बी था, फिर मल्टीप्लाई था, फिर सी था, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, फिर डी डिवाइड
और ये आपके सारे ये सिंबल लिख दिए हैं जो कि आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन में। ये वो वाली है जो आपकी क्लोजिंग जो आपने खुद से डाली थी, ठीक है। और ये यहाँ पे आपकी ये जो आपने खुद यहाँ पे एक आपने जो सिंबल ओपनिंग जो आपने डाली थी वो यहाँ यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सारे वो सिंबल हो गए इनफिक्स के जो एनकाउंटर होंगे एक एक करके, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट हो रहे हैं। और ये वो स्टैक है जिसमें आपको नजर आ रहा है पैरेंथेसिस ऑपरेटर सिर्फ डलेंगे, और ये वो पी है जिसमें सिर्फ ऑपरेंड डलेंगे, और ये जो ऑपरेटर आ रहे हैं वो जो रूल हमने पढ़े ना उसके तहत आ रहे हैं। अब हम उन स्टेप्स को यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग आपने यहाँ पे ये देखें, आपने यहाँ पे इसने कहा ना पुश दिस ओपनिंग एंड दिस एंडिंग, ये एंडिंग डली हुई है, यहाँ पे आपकी जो है वो ओपनिंग होगी, ये एक है इधर, ठीक है। तो ये ओपनिंग आपकी पैरेंथेसिस है तो वो तो स्टैक में आएगी, पहले उसने बताया। अब ये आपका ऑपरेंड है, ये आपका पी में आ जाएगा, ठीक है। और ये रिपीट जरूर करना है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर आपका ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर ने स्टैक में ही जाना है। अब ये जो कॉमा दिया हुआ है, कॉमा आप ना भी लगाएं तो कोई सा फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमा असल में सेपरेटर करने के लिए कि आपकी पैरेंथेसिस आई है, फिर आपका अब ये स्टैक है, ये टॉप पे है, इसके पीछे ही है। तो सारे पैरेंथेसिस और ऑपरेटर इधर आएंगे स्टैक में, क्योंकि पैरेंथेसिस भी एज सच ऑपरेटर में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर इधर आ गया, ये आपका रिपीट, जो नहीं बदलेगा उसको रिपीट जरूर करना है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग पे अब फिर दोबारा आपकी पैरेंथेसिस आ गई है, तो ये आपके रिपीट हो रहे हैं, और ये आपकी पैरेंथेसिस ये वाली ये जो पैरेंथेसिस है ये टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे आ गई, ठीक है। और ये आपने ऑपरेंड को क्या कर दिया है, यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आपका बी आया वो ऑपरेंड था, तो ये एज सच रिपीट होंगे और ऑपरेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका ऑपरेटर आया है तो ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके ऑपरेंड आ गए, ठीक है, रिपीट हो गए। अब फिर आपका ऑपरेंड आ गया, ये आपके रिपीट हो जाएंगे और ये आपका ऑपरेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये ऑपरेटर आ गया, तो ये यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब मल्टीप्लाई कहाँ गया, तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि जो करंट ऑपरेटर आएगा ये माइनस करंट ऑपरेटर है, तो इससे जो पीछे वाले होंगे स्टैक में उसको देखेंगे कि अगर वो इससे हाई प्रायोरिटी पे है या सेम पे। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई इसकी हाई, अब इसमें एसोसिएटिविटी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हाई है इससे। तो मल्टीप्लाई चूंकि माइनस से हाई है तो हम इस वाले को यहाँ से हटा के इधर ले आएंगे और करंट ऑपरेटर को हमने स्टैक में डाल दी। ये भी हमने रूल में पढ़ा ना, ये देखें, ये हमने कहा है ना, इफ एन ऑपरेटर is encountered then repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of stack which has the same or higher priority than the current operator and then you push the current operator onto stack। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमने नया ऑपरेटर करंट ऑपरेटर उतारा था जो स्टैक में पड़ा हुआ है वो इससे हाई प्रायोरिटी पे है, तो हमने उसको उठा के यहाँ कर दिया और इस करंट को हमने स्टैक में कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये इसको क्यों नहीं देखा प्लस को, तो ये आपने स्टेप याद रखना है कि जब ये कहता है कि जो स्टैक में ऑपरेटर पड़े हैं उनके साथ मैच करो, तो अगर दरमियान में उनके पैरेंथेसिस आ गई तो इसका मतलब है यहाँ पे रुक जाना है, यानी आप इधर नहीं जा सकते। आपने वो ऑपरेटर देखने हैं जो इकट्ठे पड़े हो, जिनके दरमियान कोई और ब्रेकर ना हो, ये पैरेंथेसिस वगैरह। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो उसको आपने करके देख लिया। क्लियर हो गई ये बात, आप इसको नहीं देख सकते क्योंकि इनके दरमियान में ये आ गया, इकट्ठे होने चाहिए। अगर प्लस के साथ यहाँ मल्टीप्लाई के साथ एक डिवाइड भी होता उसको भी आप करते, लेकिन चूंकि ये ब्रैकेट आ जाती है, अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो ब्रैकेट आ जाती है तो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये माइनस आ गया यहाँ तक। अब आपकी फिर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है वो आपने यहाँ पे डाल दी स्टैक में, फिर और ये आपने रिपीट कर दिया। फिर आपका ऑपरेंड आता है, ये आपने रिपीट कर दिया, ऑपरेंड आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका डिवाइड है, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका यहाँ पे आ गया। देखिए अब आप इसको माइनस तो वैसे लो है लेकिन हम इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये इसके पीछे दरमियान में ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो गया। अब हम आगे जाते हैं, आपका ऑपरेंड आया ई, ये रिपीट हो गया और आपका ऑपरेंड यहाँ पे आ गया। फिर आपका आता है रेज टू द पावर। अब जो रेज टू द पावर है ये करंट ऑपरेटर है, हम इस डिवाइड को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब हमने डिवाइड को कंपेयर किया तो इसकी प्रायोरिटी तो लो है रेज टू द पावर से, तो हम इसको मूव नहीं कर सकते आगे, सिर्फ हमने सेम या हाई में मूव करना है। तो ये इधर ही रहेगा और ये करंट ऑपरेटर यहाँ पे इसके साथ स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ऑपरेंड आ गया, तो ये आपने ऑपरेटर रिपीट कर दिया, ये आपका ऑपरेंड आ गया। फिर आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई है। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि जब ब्रैकेट क्लोज आ जाए तो उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट तक जितने भी होंगे वो आपने सारे, ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आएगी ना, ये वाली जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो यहाँ पे आएगी। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो उसके दरमियान जितने भी ऑपरेटर होंगे, देखिए ये उसकी स्टार्टिंग होगी,
ये जो क्लोजिंग होगी ना वो यहाँ आएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो दो ऑपरेटर एनक्लोज हो रहे हैं वो कौन से हैं, रेज टू द पावर और डिवाइड। तो आपने दोनों को इधर ले जाना है स्टैक में। तो देखो पहले रेज टू द पावर आएगा क्योंकि पहले ये स्टैक से निकलेगा, और फिर डिवाइड आएगा, ये आ गया। और आपने ब्रैकेट समेत इनको खत्म कर दिया यहाँ से। देखिए अब आपके पास कहाँ तक रह गया, यहाँ तक रह गया, यानी ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस, ये देखें ये आ गया आपका। ये ब्रैकेट समेत यहाँ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए तो आपने सारे ऑपरेटर विदाउट फॉलोइंग एनी प्रायोरिटी रूल, आपने सारे ऑपरेटर यहाँ पे ले आने हैं वन बाय वन, और ब्रैकेट समेत उनको स्टैक से खत्म कर देना है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये रह गए। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेटर आया मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई आया करंट ऑपरेटर, जो पीछे पड़ा था माइनस, वो इससे लो प्रायोरिटी पे है, तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। अब आपका जी ऑपरेंड आया है, आप इसको रिपीट कर देंगे और जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका ये क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट किसकी है, इस वाले की है, इस स्टार्टिंग की है। तो जब इसकी क्लोजिंग आएगी तो पहले मल्टीप्लाई निकलेगा फिर माइनस, ये देखें पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, और ये अपनी स्टार्टिंग ब्रैकेट समेत यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट और प्लस, ये देखें। ठीक है। फिर आपका आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर है, और ये पीछे वाला जो प्लस है वो इससे लो प्रायोरिटी पे है, तो ये नहीं आगे जा सकता, ये इस तरह आ गया मल्टीप्लाई। फिर ये आपका ऑपरेंड है, तो ये आपके रिपीट होंगे और ऑपरेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है, तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो मल्टीप्लाई भी चला जाएगा, प्लस भी चला जाएगा, और आपकी ब्रैकेट समेत खत्म होगा। तो आपका स्टैक जो है वो लास्ट में क्या हो जाएगा, एम्प्टी, और ये आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमेशा जब आपका स्टैक एम्प्टी हो तो आप ये कह सकते हैं कि आपने सही पोस्ट फिक्स बनाई है। अगर आपकी ये ख़त्म हो जाए इनफिक्स एक्सप्रेशन और आपका स्टैक एम्प्टी ना हो, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी पोस्ट फिक्स है जो कि हमने इनफिक्स है, जो कि कंप्यूटर बनाता है। और ये क्या पोस्ट फिक्स क्या चीज़ होती है कि आपके जो ऑपरेटर होता है वो आपका ऑपरेंड्स के बाद में आ रहा होता है। ठीक है, ऑपरेंड के बाद में आपका ये ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, ये ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ रेज टू द पावर स्लैश जी मल्टीप्लाई माइनस एच मल्टीप्लाई प्लस। अब क्वेश्चन अगेन हुआ कि सारे, सिंपल नहीं है कि सारे ऑपरेंड लिख दो और सारे ऑपरेटर लिख दो, किसी टेक्निक के तहत जो है वो ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में आते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि जो जिस ऑपरेंड से रिलेट करने वाला ऑपरेटर होता है वो उस ऑपरेंड के बाद में ही आता है। समझ आ गई है ये बात। तो ये हमने पोस्ट फिक्स बना लिए। तो जो हमने अभी एसोसिएटिविटी वाली चीज़ की थी, वो चूंकि हमारे पास अभी ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आई है कि जिसमें सेम लेवल पे जो है वो दो, बल्कि एक मल्टीप्लाई वाला आया था, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में नहीं आया कि दो मल्टीप्लाई। हमारे पास कोई ऐसी अभी ये नहीं आई है कि जिसमें दो मल्टीप्लाई इकट्ठे हो जाएं या दो डिवाइड इकट्ठे हो जाएं या दो रेज़ टू द पावर हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। इसलिए हमारा वो वाला रूल कोई सिंपल था। लेकिन जब हमारे दो इकट्ठे हो जाए, लेट्स सपोज यहाँ दो मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो जो एसोसिएटिविटी है ना, आपने नंबरिंग देनी है। समझ आ गई, एसोसिएटिविटी को भी नंबरिंग देनी है। आप प्रायोरिटी को नंबरिंग देंगे और एसोसिएटिविटी को देंगे। तो फिर जब आप नंबरिंग के हिसाब से आप ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे दो मल्टीप्लाई इकट्ठे हो जाते तो क्या ये पीछे वाला इससे हाई प्रायोरिटी पे है या कम पे है, ये आपको उस नंबरिंग से पता चलेगा एसोसिएटिविटी, जो फिलहाल अभी इस एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो हम इसका आंसर ही आना चाहिए। आपको कन्वर्ट करके आप इनको खुद भी मैनुअली देख सकते हैं। ठीक है।